सृष्टि जी, सबसे पहले आपको कर्नल त्यागी सर को और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, ये जो ईरान की आंतरिक जो स्थितियां हैं वो इस इस्लामिक रिजीम के लिए लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, ये और गहरी होती हुई दिखाई देती हैं। और जाहिर है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो एक दबाव में है। हालांकि उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको ये ब्रूटली क्रैकडाउन भी कर रहे हैं और लगातार अपने रिजीम को बनाए रखने के लिए, जैसा कि उन्होंने पहले भी ब्रूटल सप्रेशन ऐसे विद्रोहियों का किया था, उसी तरीके की कवायदें वो वर्तमान समय में कर रहे हैं, हर तरीके की साजिशें भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का जो चैलेंज जो वर्तमान समय में दिख रहा है, जिसमें कि कई फैक्टर्स, जो आर्थिक जो संकट है वो तो है ही, महिलाओं की अपनी अधिकारों की मांग को लेकर के जो उनका विद्रोह था वो तो उसमें वो भी है, और अनेक ऐसे जो लोग हैं वहां पर जो लोकतंत्र देखना चाहते हैं, शाह के शासन की मांग करने वाले अनेक ऐसे धड़े हैं जो कि सभी साथ में आकर के इस इस्लामिक रिजीम को गिराना चाहते हैं। बिल्कुल। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो ईरान की आंतरिक स्थितियां हैं वो इस्लामिक रिजीम के लिए इतना बड़ा चैलेंज पहले कभी नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो इस्लामिक रिजीम है वो जाहिर है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर एक तरीके अपनाएगी और उसमें सप्रेशन भी होगा, और जाहिर है कि जो बाहर की ताकतें इन विद्रोहियों को समर्थन दे रही हैं उनके खिलाफ ईरान कोई कार्रवाई इत्यादि भी कर सकता है। लेकिन यदि इस तरीके का ईरान के इस्लामिक रिजीम ने कोई कदम उठाया तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अल्टीमेटली ईरान की इस इस्लामिक रिजीम के पतन का कारण बनेगा। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि यदि ईरान की ये जो इस्लामिक रिजीम का पतन होता है तो वहां पर जो आम लोग हैं, जो वहां पे जो ईरान के जो आम जनता है जो कि अनेक आर्थिक संकटों का सामना कर रही है, महिलाएं जो हर तरीके के सप्रेशन का सामना करती हैं, उनको आजादी मिलेगी और वहां के आम लोगों के लिए वहां की इस्लामिक रिजीम का जो पतन है वो एक अच्छी स्थिति होगी। और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में भी मैं मानता हूं कि यदि वहां पर ये जो कट्टरवादी शासन समाप्त होता है तो ऐसे में आतंकवाद की जो चुनौती है, जिसका कि स्पॉन्सर और सपोर्टर ईरान रहा है, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, सभी को ईरान के इस्लामिक रिजीम के द्वारा ही सपोर्ट किया जाता है, वो सभी ईरानियन प्रॉक्सीज ही हैं इस्लाम। तो ऐसे में आतंकवाद की चुनौती को भी डील करने में काफी मदद मिलेगी और ये अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट रीजन के लिए अच्छे डेवलपमेंट्स होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो इस्लामिक रिजीम है वो किस तरीके के आगे फर्दर अपनी रिजीम को बचाने के लिए कवायदे करती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो रिजीम है वो काफी चुनौतियों का सामना कर रही है और उसके ऊपर जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक बार दबाव बढ़ता जा रहा है आप ये कह रहे हैं, इसी पर एक सवाल लेना चाहेंगे कर्नल टीपी त्यागी जी से। सर ये बताइए, अगर हम बात करें इजराइल की तो देखिए अब खुलकर सभी देश सामने आ चुके हैं ईरान वर्सेस अमेरिका के। मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम इजराइल की बात करें तो क्या सर वो भी, इजराइल भी इस युद्ध को एक हवा दे रहा है, चिंगारी दे रहा है, और आगे इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा खुद इजराइल पर, बताइए। यकीनन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान है। इसलिए कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने की बात जो कही और जो उसने यूरेनियम का एनरिचमेंट किया, और जब ये लगा कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल नजदीक है तो सबसे पहले खतरा इजराइल को हुआ, क्योंकि इजराइल छोटा सा एक देश और उसके चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उसने कहा अगर ये न्यूक्लियर बम बना लेता है उसका पहला एक्शन मेरे ऊपर होगा, और मेरे ऊपर एक्शन का मतलब है कि मेरे छोटे से देश में दोबारा उसको रिएक्ट करने का टाइम और मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए इजराइल का ईरान के अगेंस्ट होना 100% लाजिम है, और इसलिए इजराइल ने कहा भी है कि इस खोमेनी शासन का अंत होना चाहिए। अब खोमेनी सेशन का अंत होना वाकई में, क्योंकि खोमेनी के इस सेशन को या ईरान को एक ऑक्टोपस कहा जाता है, जैसे ऑक्टोपस की 8-10 भुजाएं होती हैं, इसके भी 8-10 मिलिशिया है, जैसे हुती है, हिजबुल्ला है, हमास है, इराक में है। यानी कि मिडिल ईस्ट की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें ईरान के वो मिलिशिया ना हो जो आतंक का काम करते हैं। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कहा जाता है
कि सारी दुनिया में शांति आ जाएगी अगर ईरान, कतर और पाकिस्तान इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए या इन्हें हटा दिया जाए। तो इजराइल का इसमें अमेरिका के साथ आना, ईरान के खिलाफ आना, ये तो ऐसे क्लियर है जैसे बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल। अच्छा, इजराइल ने अटैक भी किया था, 12 दिन का युद्ध हुआ, लेकिन उस 12 दिन के युद्ध के बाद अब ईरान ने अपनी मिसाइलें बना ली हैं, जो मिसाइलें पहले भी थी, लेकिन अब वो हाइपरसोनिक बना ली है, सॉलिड फ्यूल बना ली है, मॉडिफाई कर ली है, और अब उनके अंदर जो वार हेड्स है वो डिफरेंट तरह के वार हेड्स बना लिए हैं, यहाँ तक कि आईसीबीएम भी। यानी कि अब इजराइल के ऊपर अगर ईरान अटैक करता है तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, चाहे आयरन डोम हो, आयरन स्लिंग हो, या और जो उसके 3-4 एरो 2, एरो 3, एरो 4, वो लास्ट टाइम भी नहीं रोक पाए थे, अब तो रोक पाना मुश्किल होगा। तो लिहाजा अगर ईरान इजराइल पे अटैक करता है, और जो लाइकली है, क्योंकि मरता क्या ना करता, ईरान के सामने अब क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं बचा है, या तो ये कि अपने लोगों के ऊपर गोली मारे, 2000 को मार चुका है, और 10,000 को मार ले, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। लिहाजा इस ऑप्शन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि वो रिटेलिएट कर दे, इससे पहले कि अमेरिका या इजराइल उसके ऊपर अटैक करे, वो अटैक कर दे, और वो अगर अटैक करता है तो उसमें इजराइल को नुकसान होगा। हालांकि ये भी यकीनन बात सच है कि इवेंचुअली द लूजर विल बी ईरान, एंड दैट विल बी अगेंस्ट आतंकवाद। ठीक है संजीव जी, ये बताइए सर, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान को सपोर्ट करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाएगा। ये सर बहुत बड़ा परसेंट है, मतलब अमेरिका आए दिन सर टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है। भारत पर भी उसने टैरिफ को लेकर एक हमला बोला, आपने देखा बयानबाजी ट्रंप तेज कर गए थे। सर ये ट्रंप की ये चाल को अगर हम बात करें, ईरान को सपोर्ट करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कर दी है, इसका व्यापक असर तो सर होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि युद्ध खत्म हो जाएगा, इसका व्यापक असर खत्म हो जाएगा, तो कितना बड़ा व्यापक असर पड़ेगा ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए सृष्टि जी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का जो इस्तेमाल है वो एक टूल के तौर पर करते रहे। उन्होंने टैरिफ का वेपनाइजेशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो टैरिफ की धमकियां दे करके अन्य राष्ट्रों के ऊपर अपने जो उनकी जो मंशाएं होती हैं उस पर दबाव डालने के लिए वो टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर है कि अनेक तरीके से, हालांकि इसका जो उन्होंने दुरुपयोग अवश्य किया है, खासकर भारत के संदर्भ में जिस तरीके की उन्होंने नीति अपनाई, वो उनकी पूरी तरीके से उसके दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है जो अभी भी कायम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ईरान के अंदर जो वर्तमान समय की स्थितियां हैं, उसमें ये जो कट्टर इस्लामिक रिजीम जो ईरान की है, यदि ये वीक पड़ती है, ये कमजोर पड़ती है, तो ये जाहिर है कि ईरान के आम लोगों के लिए और ईरान के जो वहां पर महिलाएं हैं विशेष रूप से, और अन्य जो लोगों के लिए एक अच्छा और सकारात्मक डेवलपमेंट अवश्य होगा, ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आतंकवाद की जो चुनौती है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे आतंकवादी जो संगठन है उनके ऊपर वो भी काफी कमजोर पड़ जाएंगे। वो एक तरह से उनको कोई सपोर्ट नहीं रह जाएगा। जो ऑक्टोपस का जो सिर है वो जाहिर है कि वो समाप्त हो जाने के बाद इन आतंकियों को कोई सपोर्ट नहीं मिल सकेगा, और ये आतंकवाद की चुनौती के लिए बैठा होगा। तीसरी बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल के दौरान एक अब्राहम एकॉर्ड्स उन्होंने साइन कराए थे, और अब्राहम एकॉर्ड्स में ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और उसका परिणाम यह हुआ था कि इजराइल की अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत शुरू हुई थी, और एक एक करके जो है अरब राष्ट्र इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे। यूएई, बहरीन ने भी रिकॉग्नाइज किया था, कुछ अन्य राष्ट्रों ने भी रिकॉग्निशन दी थी, सऊदी अरबिया भी रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। लेकिन ईरान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था किस तरीके से जो इजराइल है, जो ज्यू बहुल राष्ट्र है, उसकी मुस्लिम्स के साथ कैसे वार्ता चल रही है, उसको कैसे तोड़ना है। तो जाहिर है उन्होंने एक लार्जली बैकिंग करके हमास ने, जो ईरानियन प्रॉक्सी है, उसने एक साजिश रची, और एक नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया, जो पीस प्रोसेस चल रहा था, उसको तोड़ने के लिए 7 अक्टूबर 2023 का इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला करा दिया। और उसके पीछे जो कारण यही था, जो इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में जो बातचीत चल रही थी,
जो अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत जो संवाद की प्रक्रिया, पीस प्रोसेस, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस चल रहा था, और I2U2 जैसे इनिशिएटिव सामने आ रहे थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव सामने आ रहे थे, उसको वो ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सीज है तोड़ना चाहते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार ये जो इस्लामिक रिजीम का अगर पतन होता है तो ऐसे में जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया, जो बातचीत की और संवाद की प्रक्रिया मिडिल ईस्ट रीजन में ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में चल रही थी, वो भी बैक ऑन ट्रैक होगी और वो भी एक बहुत सकारात्मक डेवलपमेंट होगा। लेकिन जाहिर है कि जैसा कि त्यागी सर ने कहा कि इस इस्लामिक रिजीम के पास जो भी उसके आर्सेनल्स में जो भी कुछ है उसका इस्तेमाल वो जरूर करेंगे, मरता क्या न करता। तो वो जो स्थिति है उसको डील करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और ये जो विद्रोही हैं उनको भी उनका सपोर्ट है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं देखता हूं कि ईरान के अंदर की जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस इतने ज्यादा हैं, ये जो इस्लामिक रिजीम का जो सप्रेशन अपने ही लोगों के ऊपर इतना ज्यादा ब्रूटल रहा है कि वो अपने इंटरनल सर देखने वाली बात होगी ईरान अब क्या करता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त